हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मल द्वार संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं या इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उन सभी को हम समय समय पे आपके सामने लेके आते रहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो मेन मकसद है वो केवल ये है कि हम समाज के अंदर मल द्वार को लेकर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं उन सभी को पूर्ण रूप से खत्म कर सके। और फ्रेंड्स, जितनी भी हम आपके सामने वीडियो लेके आते हैं कोशिश करो कि अपने नियर देयर जितने भी आपके रिलेशंस में हैं उन सभी तक हमारी वीडियो पहुंचाएं, जिससे कि आपके साथ साथ दूसरे का भी भला हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या मल द्वार के सभी रोगों में हमेशा जांच की जरूरत पड़ती है। अभी जांच जैसे कोलोनोस्कोपी है, सिग्मोडोस्कोपी है, एमआरआई है, क्या इनकी बहुत जरूरत है? और क्या इसके बिना किसी भी तरह के रोगी को पहचानना मुश्किल होता है? क्या उसकी डायग्नोसिस एक प्रोक्टोलॉजिस्ट नहीं कर सकता? तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि मल द्वार के रोगों के अंदर बहुत कम इस तरह की जांचों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज के समय में जितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं 80 to 90% पेशेंट्स अपने हाथ में रिपोर्ट्स या फाइल का बहुत ज्यादा इकट्ठा एक चिट्ठा लेके आते हैं। जगह जगह ये रिपोर्ट्स कराई है सर, ये रिपोर्ट्स कराई है सर, ये कराया है, वो कराया है। मतलब एक कॉमन पेशेंट जिसको हम फिशर बोलते हैं या एक कॉमन पेशेंट जिसको हम इंटरनल हेमोरेड्स का डायग्नोस केवल प्रोक्टोस्कोपी से कर सकते हैं बिना किसी जांच के, वो पेशेंट्स नई नई रिपोर्ट्स लेके हमारे सामने बैठे होते हैं। तो क्या फ्रेंड्स, इस तरह की जांचें बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर केवल एक मिथ है आप लोगों को बहकाने का, या फिर एक तरह से ये बिजनेस बना हुआ है? चलिए फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक को लेकर मैं बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मल द्वार के जितने भी रोग हैं उनके अंदर हमेशा जांच की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, कि क्या होता है कि आपको अपने सही डॉक्टर की पहचान होना बहुत जरूरी है। क्या आप किसी भी तरह के मल द्वार के रोग को लेके क्या आप केवल गुदा रोग विशेषज्ञ के पास जाते हो, या फिर केवल एक आम सर्जन के पास, या फिर आम एमडी मेडिसिन के पास, या किसी आम एमबीबीएस के पास, या फिर किसी प्लेन बीएमएस के पास आप चले जाते हो, जिसकी वजह से आपको इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस का सामना करना पड़ता है। वो डॉक्टर्स आपको बिना चेक किए आपको केवल और केवल तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए लिख देते हैं, कहते हैं कि आप जांच करा के लेके आओ, उसके बाद हम ट्रीटमेंट देंगे, जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। फिर वो क्या करते हैं कि आप सर्जरी में जाओ, सर्जरी विभाग में जाओ, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि आप सर्जरी विभाग में जाओ, आपको फिशर बना हुआ है। जो फिशर हम केवल पेशेंट को एनल कैनाल को चेक करके या मतलब पेशेंट को लिटाते ही पहचान सकते हैं, उस फिशर को लेके आपने 4-5 हजार रुपए की इन्वेस्टिगेशन करा ली, जिसको हम कोलोनोस्कोपी या सिग्मोडोस्कोपी बोलते हैं। अभी वो जांच आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी। तो इसके अंदर फॉल्ट पेशेंट का ये हुआ कि पेशेंट बिना डॉक्टर को पहचाने कि उसको जाना कहां है, एक गलत डॉक्टर के पास गया जिसने उसको 4,000 रुपए का एक तरह से चूना लगा दिया। एक नॉर्मल बीमारी को इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत होती नहीं है बिल्कुल भी। इसको बिल्कुल आप दिमाग में लगा लें कि अगर प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास आप जाते तो शायद प्रोक्टोलॉजिस्ट डायरेक्ट आपको ट्रीटमेंट देता और आपकी बीमारी की डायग्नोस तुरंत करके आपको यह बताता कि आपको ये प्रोसीजर होना है या इस प्रोसीजर के अंदर आपको जाना है। तो ये फॉल्ट एक तरह से हम पेशेंट्स का भी कहेंगे कि पेशेंट्स इतने बीमारी को लेके इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने पेशेंट्स अपनी बीमारी को लेके इतना टेंशन में आ जाते हैं कि वो सबसे पहले ये कहते हैं सर मेरी जांच करा दो। लेकिन जांच में बता दूं फ्रेंड्स कि 80% इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। चाहे वो फिस्टुला हो, चाहे वो हिमोरॉइड्स हो, चाहे वो आपका थ्रोम्बोस्पाइलमास हो या फिशर हो, किसी भी तरह के मल द्वार के रोग में, बहुत कम रोगों में जब प्रोक्टोलॉजिस्ट को संशय होता है किसी दूसरी बीमारी का, तब प्रोक्टोलॉजिस्ट आपको एडवाइज करते हैं कि आप भाई एमआरआई करा के लेके आओ। वो भी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला जब होते हैं, हाई एनल फिस्टुला होते हैं, जो फिस्टुला अनट्रीटेबल होते हैं, या ऐसे फिस्टुला जिनके अंदर 4-4, 5-5 बार सर्जरी हो चुकी होती है, तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर एमआरआई के लिए एडवाइस करते हैं। वो बिल्कुल जायज है। लेकिन कभी कभी जो नॉर्मल पेशेंट्स भी रिपोर्ट्स लेके आते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। तो पेशेंट्स को भी ये देखना होगा कि हमेशा मल द्वार के रोगों के अंदर इस तरह की जांचों की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहली बात कि आप अपने केवल डॉक्टर का चुनाव सही कर ले। जिस दिन आपने अपने डॉक्टर का चुनाव सही कर लिया उस दिन आपकी 60 to 70% बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है।
अगर आप गलत डॉक्टर के पास या गलत मेडिसिन खाते रहोगे, अपनी बीमारी को भयावह रूप दोगे, उसकी वजह से आपको फिर बड़े बड़े प्रोसीजर के अंदर जाना पड़ता है और उन प्रोसीजर के दुख से, दर्द से गुजरना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कभी भी किसी भी तरह की समस्या है तो सबसे पहले अपने प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाएं। जो छाछ सूत्रा विशेषज्ञ होते हैं उनको एक बार कंसल्ट करें, जो गुदा रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको कंसल्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि आप गुदा रोग विशेषज्ञ आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाओ, बहुत से डॉक्टर्स एमबीबीएस एमएस के बाद भी गुदा रोग विशेषज्ञ लिखते हैं और केवल प्रोक्टोलॉजिस्ट का वर्क करते हैं, तो ऐसे डॉक्टरों को भी आप दिखा सकते हो, अपनी बीमारी को डायग्नोज करा सकते हो और डायग्नोज कराने के बाद वो आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि आप अपना ट्रीटमेंट किस माध्यम से कराना चाहते हो। क्या आप अपना ट्रीटमेंट एक छाछ सूत्रा पद्धति के द्वारा कराना चाहते हो या फिर लेजर से कराना चाहते हो या फिर मॉडर्न से कराना चाहते हो। इसकी आप जो जानकारियां हैं वो अपने डॉक्टरों से, अपने मिलने वालों से ले सकते हैं कि मेरे को ट्रीटमेंट कौन सा अच्छा है, या आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हो। एक बार एक डॉक्टर छाछ सूत्रा विशेषज्ञ के पास आप चले जाओ, उनसे कंसल्ट लो, फिर एक बार लेजर वाले के पास जाओ या फिर मॉडर्न सर्जरी के पास जाओ, उनसे कंपैरिजन करो कि क्या मेरा जो प्रोसीजर होने वाला है वो छाछ सूत्रा से अच्छा रहेगा कि मेरा जो प्रोसीजर है वो लेजर से अच्छा रहेगा। तो ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। बहुत से पेशेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत से डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो छाछ सूत्रा को एक तरह से बदनाम करते हैं। तो छाछ सूत्रा कहते हैं नहीं, छाछ सूत्रा अच्छी पद्धति नहीं है। छाछ सूत्रा अगर अच्छी पद्धति ना होती तो क्यों एम्स के अंदर सेपरेशन दिया गया, एक छाछ सूत्रा डिपार्टमेंट का क्यों बनाया है छाछ सूत्रा, क्यों सेपरेशन अलग से डिपार्टमेंट का दिया गया, और क्यों इसका किसी भी आयुर्वेद विभाग के अंदर या बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर क्यों छाछ सूत्रा विभाग अलग बनाया जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों छाछ सूत्रा डिपार्टमेंट अलग है। अगर मॉडर्न सर्जरी इतनी ही एडवांस होती तो इस नॉर्मल थ्रेड को जो छाछ सूत्रा हम बोलते हैं उसको लेके क्यों इतना सिंसियर है लोग, या क्यों डॉक्टर्स इसको प्रोसीजर में लेते हैं। और जब फिस्टुला हमारा केवल एक सिंगल सिटिंग से ठीक हो सकता है, क्यों उसको 5-5 महीने की ट्रीटमेंट में लेते हैं। तो ये बहुत गहनता से समझने वाली बात है। मैं ये नहीं कहता कि लेजर बेकार है या मॉडर्न सर्जरी बेकार है, मैं किसी डॉक्टर के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन ये पेशेंट के अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। जो चीज का एक्सपर्ट होता है वो उस चीज की तारीफ हमेशा करेगा। जैसे मैं छाछ सूत्रा का हूं तो मैं छाछ सूत्रा की तारीफ करता हूं, लेकिन कोई लेजर अगर करता है तो वो लेजर कहेगा कि नहीं लेजर अच्छा है। लेकिन आप इस चीज को, जो रिसर्च वर्क है, जो रिसर्च पेपर है, आप उनको उठा के देखें। गूगल पे सारी डिटेल लिखी हुई है। आप एम्स की रिसर्च देखें, बीएचयू की देखें, सीसीआईएम की देखें, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स देखें। 98.6% छाछ सूत्रा का सक्सेस रेट फिस्टुला के अंदर है, जबकि किसी भी दूसरी पैथी का नहीं है। तो सबसे पहला मेरा कुल मिला के बात ये कहने का मतलब है कि आप अपनी बीमारी को लेके सबसे पहले ये पहचाने कि आपको जाना कहां है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो हमारे वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, आपको कुछ समझ में आता है, तो हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो जय हिंद, जय भारत।